गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेबर्लर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पर चर्चा करेंगे। हिंदी में हम इसे हेबर्लर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत हमने समझने का प्रयास किया था। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत के सिद्धांत में एक गंभीर कमी यह थी कि सापेक्ष लागत अंतरों को मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किया गया था। दो मूल कारणों से श्रम सिद्धांत को अवैध माना जाता है। पहला, श्रम अकेला उत्पादन का साधन नहीं है, और दूसरा, श्रम में बहुत असमरूपता जो है वो पाई जाती है। अब देखिए, हेबर्लर के नेतृत्व में नव क्लासिकल जो सिद्धांतकार थे, उन्होंने मूल्य के श्रम सिद्धांत को छोड़ते हुए क्लासिकल सिद्धांत में सुधार करने का प्रयास किया। और देखिए, हेबर्लर ने तुलनात्मक लागतों का अवसर लागतों के अर्थ में पुनः कथन करने का प्रयास किया है। तो हेबर्लर ने पूरा की पूरा जो अपना सिद्धांत है वो अवसर लागत पर आधारित किया है। तो अवसर लागत क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हेबर्लर ने यह दिखाया कि यदि मूल्य के श्रम सिद्धांत को अस्वीकार भी कर दिया जाता है तो भी तुलनात्मक लागतों का सिद्धांत सत्य हो सकता है। यह सिद्धांत एक वस्तु के उत्पादन की लागतों, वैकल्पिक उत्पादन जिसका इस वस्तु के उत्पादन करने के लिए त्याग करना पड़ता है, के आधार पर निश्चित करता है। अवसर लागत को स्पष्ट करते हुए हेबर्लर क्या कहते हैं? हेबर्लर ने ये कहा है कि वस्तु A की दी गई मात्रा X की सीमांत लागत वस्तु B की वह मात्रा है जिसका अवश्य त्याग किया जाता है, ताकि वस्तु A का X-1 इकाइयों की बजाय X इकाइयों का उत्पादन किया जा सके। बाजार में वस्तु A और B के बीच विनिमय अनुपात इस अर्थ में उनकी लागतों के समान होना चाहिए। तो ये तो था हेबर्लर का कहना। और एक वस्तु की जो मात्रा दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को प्राप्त करने के लिए छोड़ी जाती है, वो इसकी एक वस्तु की अवसर लागत होती है। यानी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट हैज बीन गिवन अप in order to have some quantity of another thing। यदि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करना है तो उत्पादक के द्वारा संसाधनों को कुछ अन्य वस्तुओं से हटाकर इस दी गई वस्तु पर लगाना होता है, और दूसरी वस्तु की मात्रा में परिणाम स्वरूप होने वाली कमी दी गई वस्तु की अतिरिक्त इकाई की अवसर लागत को प्रकट करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो यदि भारत को गेहूं के 1 लाख टन का उत्पादन को बढ़ाने के लिए कपास के 2 लाख गांठों का उत्पादन कम करना है, तो गेहूं की 1 इकाई की अवसर लागत कपास की 2 इकाइयां होगी। हेबर्लर ने अवसर लागत वक्र का प्रयोग एक वस्तु की अवसर लागत को दूसरे वस्तु की दृष्टि से व्यक्त करने के लिए किया है। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। और अवसर लागत जो सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से समझाया जा सकता है। अब देखिए, हेबर्लर ने अपने अवसर लागत सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ मान्यताओं को लिया है। सबसे पहली मान्यता है कि आर्थिक प्रणाली में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति है, वस्तु और साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता है, और प्रत्येक वस्तु की कीमत इसके उत्पादन की सीमांत लागत की समान है, हर साधन की कीमत इसकी सीमांत उत्पादकता की समान है, फिर साधनों की पूर्ति फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी दी हुई है, व्यापार दो देशों के बीच A और B हम ले लेते हैं उनमें किया जाता है, प्रत्येक देश जो है वो 2 वस्तु X और Y का उत्पादन करता है, 2 उत्पादन के साधन जो है पूंजी और श्रम लिए जा रहे हैं, फिर प्रत्येक देश में उत्पादन साधनों की पूर्ण गतिशीलता है, और 2 देशों के मध्य उत्पादन साधन पूर्णतया गतिहीन है, और दोनों में से कोई भी देश व्यापार पर कोई नियंत्रण या प्रतिबंध लागू नहीं करता है। तो इन मान्यताओं के आधार पर किसी देश की अवसर लागत जो है वक्र अथवा उत्पादन संभावना वक्र को निर्धारित किया जा सकता है।
आगे जाकर के हेबर्लर ने जो है ये तो रही मान्यताएं जिस पर यह सिद्धांत आधारित है, और आगे जाके हेबर्लर ने 3 प्रकार की जो है लागत दशाओं के अंतर्गत अवसर लागत सिद्धांत को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, और उन तीनों स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है 3 कॉस्ट कंडीशंस होती हैं: कांस्टेंट कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो इन तीनों ही प्रकार की लागत दशाओं के अंतर्गत जो है हम अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हम जो है वो समझने का अब प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से होता है। ट्रेड अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, जब उत्पादन के स्थिर प्रतिफलों के अंतर्गत जब उत्पादन किया जाता है तो दो वस्तुएं एक्स और वाई के जो है उसका जो रूपांतरण जो होता है उसकी सीमांत दर जो है वो स्थिर रहती है, और अवसर लागत वक्र या जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है वो नीचे की ओर झुकती हुई सीधी रेखा के रूप में होती है। अब डायग्राम में देख सकते हैं, इस अवस्था में चाहे वस्तु की किसी भी अनुपात में मांग की जाती है, उनके उत्पादन की सापेक्ष लागत समान रहती है। यदि दो देशों के रूपांतरण वक्रों की ढाल समान है, अगर स्लोप्स सेम है दो कंट्रीज में, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है उसके, इसमें अवसर लागत क्या होंगे, अवसर लागत जो वक्र होंगे वो एक दूसरे के समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे। ऐसी स्थिति में व्यापार संभव नहीं हो सकता। व्यापार से जो लाभ है केवल तभी पैदा हो सकता है जब रूपांतरण वक्रों के ढाल भिन्न भिन्न हो। इससे यह प्रकट होता है कि सापेक्ष लागत अनुपातों में अंतर विद्यमान है। जब सापेक्ष लागत अनुपातों में अंतर होता है तभी व्यापार जो है वो लाभदायक होता है। अब इन पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले वाले डायग्राम में AB और A1B1 क्रमशः दो देशों के A और B के अवसर लागत वक्र हैं। ये दोनों सीधी रेखा के रूप में अवसर लागत वक्र समानांतर हैं, और इसलिए उनकी जो ढाल है, स्लोप्स हैं, वो भी एकदम समान है। फिगर 1 में हम देख सकते हैं AB का ढाल जो है वो OA अपॉन OB, और A1B1 जो है उसका ढाल OA1 अपॉन OB1 है। आप देख सकते हैं कि OA अपॉन OB इज इक्वल टू OA1 अपॉन OB1। इस अवस्था में दोनों देशों में दो वस्तुओं के लागत अनुपात भी समान है, और किसी भी देश को क्योंकि व्यापार से लाभ नहीं होता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता। देखिए, व्यापार तभी होगा जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ मिलने की आशा होती है। यदि तुलनात्मक लागत में अंतर पाए जाते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं फिगर 2 में दिखाया गया है, उत्पादन संभावना वक्रों के ढाल जो है स्लोप्स हैं वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। AB देश A का उत्पादन संभावना वक्र है और A1B1 देश B का उत्पादन संभावना वक्र है। फिगर 2 में देखिए आप, इन वक्रों की ढाल जो है वो स्पष्ट दिखाती है कि देश A को देश B पर वस्तु Y के उत्पादन में जो है तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, और देश B को A पर वस्तु X के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। और वे जो है डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं फिगर 2 में AB1 के द्वारा प्रकट की गए अनुपातों में वस्तुओं का विनिमय करेंगे। अब देखिए, मान लो देश A दोनों वस्तुओं की R जो है द्वारा दिखाई गई मात्राओं का उपभोग करना चाहता है। देश A वस्तु Y की AS इज इक्वल टू NR मात्रा का निर्यात करेगा और X की SR इज इक्वल टू AN मात्रा का आयात करेगा। इसी प्रकार देश B दोनों वस्तुओं की R1 द्वारा दिखाई गई मात्रा का अगर उपभोग करना चाहता है तो वह X की B1S1 इज इक्वल टू R1S1 मात्रा का निर्यात करेगा और Y की R1S1 इज इक्वल टू B1N1 मात्रा का आयात करेगा। उत्पादन संभावना वक्र AB दिखाता है कि देश A की घरेलू बाजार में Y की AS मात्रा का X की ST मात्रा के साथ विनिमय किया जा सकता है, परंतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत Y की AS मात्रा का विनिमय X की SR मात्रा के साथ होता है। इस प्रकार देश A के लिए व्यापार से लाभ कितना हुआ? X की TR मात्रा, SR माइनस
ST हम कर देंगे। देश B के संबंध में घरेलू बाजार में X की B1S1 मात्रा का Y की S1 T1 मात्रा के साथ विनिमय किया जा सकता है, परंतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में X की B1S1 मात्रा का Y की R1S1 मात्रा के साथ विनिमय होता है। इसलिए अतः देश B के लिए व्यापार से लाभ कितना है? Y की R1T1 मात्रा। यदि दोनों देश समान आकार के हैं तो दोनों ही देशों में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। यदि इनमें एक देश बड़ा और दूसरा देश छोटा है तो छोटे देश में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा, बड़े देश में केवल अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट विशिष्टीकरण होगा, और इस परिस्थिति में व्यापार से अधिक लाभ दोनों देशों में से छोटे देश को उपलब्ध हो जाएगा। अब हम बढ़ती हुई अवसर लागत के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समझने का प्रयास करते हैं। ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्थिर पैमाने के प्रतिफलों के अंतर्गत आपने देखा कि उत्पादन तब संभव है जब यह मान्यता ली जाती है कि साधन अनुपात स्थिर है और दोनों ही वस्तुओं के सापेक्ष उत्पादन करने में उत्पादन साधनों की कार्यकुशलता समान है। परंतु वास्तविक जीवन में साधन विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी होती है और पूर्ण प्रतिस्थापन के अभाव में और उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में साधन इकाइयों की भिन्न भिन्न कार्यकुशलता से पैमाने के प्रतिफल घटते हुए होते हैं और यह संभव है कि अवसर लागत बढ़ती चली जाए। ऐसी परिस्थिति जो है उसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं। सबसे पहले फिगर 1 में हम देखते हैं कि AB देश A का उत्पादन संभावना वक्र है। घटते पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत यह मूल बिंदु की और जो है आप देख सकते हैं अवतल वक्र है। व्यापार से पहले EE घरेलू कीमत रेखा है और यह उत्पादन संभावना वक्र AB को R पर स्पर्श करती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आरंभ होने के बाद जब अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात FF रेखा से प्रकट किया गया है तो संतुलन AB और FF का जो स्पर्श है टेंजेंसी है से S पर निर्धारित होता है इक्विलिब्रियम, और देश A वस्तु Y के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है। अब देखिए यदि देश A में उपभोग का बिंदु T है तो T बिंदु पर पहुंचने के लिए तो यह देश Y को SN मात्रा का क्या करेगा? निर्यात करेगा और NT मात्रा का आयात करेगा, और उपभोग का बिंदु T व्यापार से पूर्व के बिंदु R की अपेक्षा क्या है? ऊंचे समुदाय उदासीनता वक्र पर है, हायर इंडिफरेंस कर्व पर है, और इस प्रकार देश A व्यापार के द्वारा जो है देश A के कल्याण में वृद्धि होती है। इसी तरह से फिगर 2 में आप देखिए A1 B1 देश B का उत्पादन संभावना वक्र है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पूर्व घरेलू कीमत अनुपात रेखा E1 वक्र A1 B1 को R1 पर स्पर्श जो है करती है। फिगर 2 में जब व्यापार शुरू होता है तो A1 B1 और रेखा F1 F1 का जो स्पर्श है से संतुलन है वो S1 पर निर्धारित होता है। देश B वस्तु X के उत्पादन में क्या करेगा? उसमें तुलनात्मक लाभ ज्यादा है तो देश B जो है वो वस्तु X के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है। और यदि T1 उपभोग का बिंदु है, मान लीजिए देश B T1 पर उपभोग करना चाहता है तो देश B वस्तु X की N1 S1 मात्रा का तो निर्यात करेगा और वस्तु Y की N1 T1 मात्रा का आयात करेगा। इस प्रकार वह व्यापार से पूर्व की परिस्थिति R1 की तुलना में T1 पर संतुष्टि के ऊंचे स्तर पर है। जब दोनों देश के लिए संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लिया जाता है तो Y वस्तु का निर्यात SN इस वस्तु के आयात N1 T1 के समान है और वस्तु X का निर्यात N1 S1 इसके आयात NT के समान है। तो बढ़ती हुई लागत की स्थिति में देश संभवतः पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि उत्पादन में वृद्धि से दूसरे देश की अपेक्षा तुलनात्मक लाभ क्षीण हो सकता है और
बढ़ती उत्पादन जो लागत है वाला देश है उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेंगे जिनमें उन्हें तुलनात्मक लाभ प्राप्त होगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि विशिष्टीकरण पूर्ण हो। तो ये है आपका जो है बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत अवसर लागत सिद्धांत जो है किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसको हमने समझने का प्रयास किया। आगे जो आपका इसका जो घटती हुई लागतों के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है अवसर लागतों के अंतर्गत उसको हम अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।